और शहर के जिम्मेदार, समाज के जागरूक साथियों, मेरे हमूर साथियों, माता सावित्रीबाई फूले सब लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 1891 उस समय क्या परिस्थितियां थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं बाबा ज्योतिबा फूले के लिए कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, जिनकी आयु उस समय 9 वर्ष थी और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की आयु 15 वर्ष थी, तब उनकी शादी हो गई थी। आज तो आप लोग बहुत ही जो बाबा साहब ने खीर बना के दी है उसको खाकर सब बहुत मजबूत हो। आप कल्पना करिए 1891 में हम लोगों के जो कमज़ोर जातियां हैं, जिनके पास ना भूमि थी ना और जीने के दूसरी चीज़ें थी, मेरा मानना है उस समय शासन भी महाराज यानी दूसरे लोगों का था। तो उस समय हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे, ना माता बहनों को शिक्षा का अधिकार था, यहाँ तक कि हमारे पुरुष लोग भी गुलाम और दूसरी मतलब स्थिति में जीतते थे। ना उन्हें वोट ऑफ राइट था, ना उनके पास शिक्षा का अधिकार था। यानी तरह तरह से दमन हम लोगों का था, तो हम नरक का जीवन जीने को मजबूर थे। तो ज्योतिबा फूले जी ने उस स्थिति को अध्ययन किया स्वयं भी, और जहाँ तक अध्ययन किया है कि माता ज्योतिबा बाई फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले भी उस समय ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको शिक्षा देने में भी ज्योतिबा फूले जी का पूरा योगदान रहा। होंगे तो आपके हाथ में कुछ चाबी आने वाली नहीं है। जैसा आप लोग बहन जी ने 4 साल का शासन देख चुके हैं, तो उन्होंने सब समाज को मिलाकर 4 बार सरकारें बनाई हैं, आप सबने साथ दिया है। और हमारे लोग भी जो समाज में काम कर रहे हैं, जो जागरूक हैं, वो आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि अपना बहुत कीमती समय निकाल कर ऐसे ठंड के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रेमिता गौतम ने जो बातें बताई सब लोगों ने सुनी। सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, बहुत सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। भाई मैं तो आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमें पॉजिटिव बनना है। हम अपने महान नेताओं के विचारों को तो बताते हैं कि उन्होंने ये किया वो, और समाज को ताकत दी। आज हम उनके बल पर शिक्षित हैं, आज हम उनके बल पर नौकरी पा रहे हैं, आज हम उनके बल पर काम कर रहे हैं, आज हम उनके बल पर बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। लेकिन हम ये तो कर रहे हैं उनके बल पर, हम अपने बल पर अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। हम में जो क्षमता है, जो ताकत है, उसका पॉजिटिव वर्क भी होना चाहिए। जैसे अभी स्कूल के लोग कार्यक्रम करके गए, वो कार्यक्रम भी करते हैं और शिक्षा दे रहे हैं। और एक बच्चा भी बोल कर गया कि मैं अपने घर पर नंदग्राम में छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। तो ये माता ज्योतिबा फूले, परमपिता ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई का तो संदेश है, वो कर रहे हैं, हमको भी ये करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और 10वीं में ही मुझे ट्यूशन पढ़ाने का शौक लग गया। 1 रुपया 2 रुपया फीस थी, कोई देता था कोई नहीं देता था। मैंने अपने जीवन में अपने उस 10वीं पास के बाद से लगभग 400 साढ़े 400 बच्चे पढ़ाए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नौकरियों पे हैं, बड़े बड़े कामों पे हैं। और इतना भी नहीं,
दाखिले भी मैं ही करवाने जावा बहुत सारे लोगों जिनके माता पिता बेचारे नहीं करा पाते तो मैं दाखिला कराने जाता। तो पॉजिटिव जो काम है ये काम है। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को 4 बच्चों को भी पढ़ा दें तो ये बाबा साहब का जो शिक्षित बनो उनका ये एक संदेश हो को हमें सम्मान करना चाहिए। बाबा और उनके कितने अनुयायी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुयायी, बुद्धप्रिय मौर्य और उनके कितने अनुयायी, रवि गौतम जी, संघप्रिय गौतम जी, मान्यवर काशीराम जी, ये सब कहां से आए? ये सब बाबा साहब के ही तो बच्चे हैं। और जब वे आए यार उनसे हम सीख रहे हैं। हमने रात को 1:30 बजे 2 बजे तक घाट तक बुद्धप्रिय मौर्य को अम्बेडकर पार्क में देखा है, घंटाघर पे देखा है, हापुड़ में देखा है, मेरठ में देखा है, आगरा में देखा है, और कैसे, और दिल्ली में जो आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी हुई है वो बुद्धप्रिय मौर्य के अथक प्रयास से लगी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं काम किया है उन लोगों ने। उन लोगों को आज हमें श्रद्धा के साथ उनका नाम लिए जाना चाहिए। लेकिन ये नाम कौन लेता है? हमारे भी क्षेत्र में छोटे मोटे हमारे बेचारे बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए जिनको कोई याद नहीं करता। या पैसे पे, फिर वही बात कहता हूं, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई पैसा किसी पे हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन काम करने वाला आदमी, मेहनत करने वाला आदमी पैसे वाले से ज्यादा कारगर है, बड़ा है। वो कार्यकर्ता तमाम सामाजिक कार्यक्रमों को साइकिल पर लोगों के कार्ड बांटता था। एक वो कार्यकर्ता था जो बहुजन समाज पार्टी की बात को प्रचार प्रसार करता था। कोई याद करता है क्या? कोई याद करता है? मैं नाम भी ले दूंगा, मुझे सब पता। चरण सिंह जी है, विजयपाल जी है, नाम मुझे सब पता, सबसे मिलाओ, सबके साथ मैंने काम किया। भाई हमें उन्हें याद करना चाहिए। हम यहाँ लड़ पड़ते हैं कि चरण सिंह की मूर्ति कैसे बीच में हमारे मोहल्ले में भी, शहर में भी वो आते थे। गौतम साहब, मैं अब विदेश चले गए, मैं नाम थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, क्या नाम उनका? सतपाल बोस जी। मौर्या ने बुलाया है, ऐसे ऐसे गीत गाकर वहां पर कार्यक्रम किया करते थे। हम छोटे छोटे से थे इतने, तो उनको सुन के सुना करते थे। कितना काम किया उस आदमी ने, दाग उस पर भी लगा दी। कितना काम किया, कितना काम कर रही है ये प्रेमिता, ये प्रेमिता गौतम कर रही है ना। मतलब हमसे भी ज्यादा बढ़िया भाषण दे के गई है। हम नहीं दे पाते इतना बढ़िया भाषण जो दे के गई है। सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, समझेगी? तो मैं तो सिर्फ इस मत का हूं, पॉजिटिव बनो, समाज में काम करो, तुमसे जो हो सके वो करो, समाज को जागरूक करो, आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ, नौकरियों पर लगाओ, जिस पर जो जैसा कर सकता है उस काम को करो। कोई आदमी किसी को रोजगार दे सके तो दो भाई। आप यहाँ कर रहे हैं, आपका ये एक बहुत ही शोभनीय कार्य है कि आप कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब भी कार्यक्रम करते हैं वही लोग यहाँ नज़र आते हैं। अगर ये कार्यक्रम किसी भी अन्य मोहल्ले में किए जाए तो उससे थोड़ी जागृति पैदा हो सकती है। ये मेरा एक हल्का सा सुझाव है, अगर मान लिया जाए तो। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में एडवोकेट विपिन जी हैं। मैं बार फूले जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और आज जिन महान शख्सियत का जन्म दिवस है, सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वैसे तो सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं और उनका अनुसरण किया जाना अति आवश्यक है। मैं फिर भी एक बात कहूँगा, जिन महापुरुषनी का आज जन्मदिन है, जन्म दिवस हम मना रहे हैं, तो जिस तरीके से जन्म दिवस मनाया जाना चाहिए, आज हमारे बीच में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो बहुत कम है। इसमें मैं अपने आप को भी दोष देता हूं, क्योंकि मैं अभी अपने परिवार से अपनी वाइफ को, अपनी माताजी को लेकर नहीं आया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार से उनकी उपस्थिति जरूर होगी। दूसरा ये कि जितने भी हम प्रोग्राम किसी भी महापुरुष के लिए करते हैं,
उन महापुरुषों का कार्य क्या था, क्यों उन्हें बनाया जाता है। हमने उनकी चर्चा करी, उन्होंने किस कंडीशन में आके क्या क्या कार्य किए, लेकिन आज हम किस कंडीशन में हैं, किस स्थिति में हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, ये हमारे बीच में महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। तो पे काम करेंगे तो शायद जो हमारे महापुरुष हमें प्रोत्साहित करते गए या जो करना चाहते थे उन्हें हम शायद कर पाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। हमारे बीच में विनोद करदम जी हैं। मैं विनोद करदम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। विनोद करदम जी जो कि इस समय प्रभारी हैं मेरठ मंडल में बसपा में। सभी साथियों को जय भीम। सम्मानित साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथियों, बहुत कठिन परिस्थितियों में फूले जी ने कार्य किया। थोड़ा पढ़ा है कहीं कि वो जब चलती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, कपड़े बदलती थी, अभी भाई ने बताया 2 साड़ियाँ रखती थी। और महिलाओं के लिए असल में शिक्षा का अलग जगाने वाली भारतवर्ष की प्रथम महिला थी। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारे वकील साहब रामेश्वर एडवोकेट साहब ने भी कहा कि विचारों में नहीं करने से होगा, सही है। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो किताबें बस्ते उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, फीस भी नहीं जमा हो पा रही है। इस कारण कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर। हम सब चाहते कि अलग से ना कुछ कर पाए हम, लेकिन उन स्कूलों के माध्यम से कुछ अपने कमाई से आर्थिक सहयोग बस्तों के रूप में, किताबों के रूप में दे। आज मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी तो सब लोगों ने, जितने मेरे बड़े बैठे हैं, सबने लगभग बता ही दिया है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने शिक्षा तब प्राप्त की थी जब हमारे देश के अंदर मनुवाद बिल्कुल चरम पर था, जहां हमारी माताओं को, बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस दौर के अंदर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के, फूले साहब के साथ मिलकर के इस शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाया, अपने कंधों पर लिया। और जो समाज की पिछड़ी महिलाएं थी, बहनें थी हमारी, उन सबको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया। उनको बताया कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। अगर हमें शिक्षा मिल जाएगी तो आज जो हमारी ये दुर्दशा हो रखी है, ये दुर्दशा हमारी समाप्त हो जाएगी। यही सावित्रीबाई फूले जी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के अंदर सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति के रूप में एक महिला बैठी हुई है। जिस राज्य के अंदर हम आते हैं, उनके अथक प्रयासों से बहन कुमारी मायावती जी एक महिला के रूप में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। यह माता सावित्रीबाई फूले के ही प्रयासों का। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को, हम सब ने बाबा साहब को तो पढ़ लिया, बाबा साहब को पढ़ के बाबा साहब की एक बात भी हमने मान ली कि हमें शिक्षित होना है। लेकिन जो हमारी माता सावित्रीबाई फूले कहकर गई थी कि पुरुषों को तो मेरे पति भी ज्ञान दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा देंगे, और वही ज्ञान बाबा साहब ने पुरुषों को दिया, लेकिन महिलाओं का क्या होगा। आज मैं यहां पे देख रहा हूं इस प्रोग्राम के अंदर केवल हमारी एक ही माता बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं
ये कमी नजर आती है कि माता ज्योतिबाई फूले ने जो संदेश देना चाहा कि हमारे इस समाज के अंदर महिलाओं को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और जो उनके विचार थे वो महिलाओं के अंदर हमें प्रभावित करने चाहिए थे, घर घर हमें पहुंचाने चाहिए थे, तो शायद आज उसका नतीजा ये होता कि जितने भी भाई हमारे बैठे हैं उन सबके घर में माताएं बहनें हैं, धर्मपत्नियां हैं, आज वो भी यहाँ पे उपस्थित होती। यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे समाज के प्रबुद्ध और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जो शहर की टीम है, अपना कीमती समय दे करके यहाँ पर आए हुए हमारे वक्तागणों को बड़े धैर्य से सुना है आप लोगों ने। और इसके साथ साथ मैं अम्बेडकर जनोत्सव समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परसों भी उन्होंने कोरेगांव शौर्य दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। आज भी माता सावित्रीबाई फुले का जो 3 जनवरी का जो जन्मदिन है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, हमारे बीच वक्ताओं ने बहुत कुछ माता सावित्रीबाई फुले के लिए विस्तार से समझाया हमको, और हमें उनके विचारों को सुनकर अपने परिवार में अपने बच्चों को भी ये सीख देनी चाहिए ताकि वो उनके विचारों से आगे बढ़े और शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षक हैं या पढ़े लिखे या नौकरी पैसे वाले हैं, जो हमारे बीच मोहल्लों में कोई जो कुरीतियाँ हैं उनमें जा कर के एक संगोष्ठी या उनको जो हमारे गलत रास्तों में चल रहे दारू में जुए शराब में, उनके बीच जा कर के हम एक मीटिंग मोहल्ले जाकर रखें और लोगों को समझाएं और शिक्षा के क्षेत्र में उनको अवगत कराएं। ये भी उनका बड़ा अच्छा सुझाव है। और बहुजन भारत के सभी महापुरुषों, नायक नायिकाओं को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का, उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। मैं माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज हम माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं। मानव के जीवन में जो घटनाक्रम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, या उसकी बहुत महत्वता नहीं। महत्वता इस बात की है कि जो घटनाक्रम आपके जीवन में हुआ है उससे आपने कैसा रिएक्ट किया है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं समय की धारा में, तो दिखाई पड़ता है कि रूढ़िवादिता के चलते पूरे भारत के किसी भी जाति, किसी भी धर्म की महिलाएं हों, उनको कोई भी अधिकार नहीं था। शिक्षा की तो बात ही बहुत दूर है। तो जब उनको कोई अधिकार ही नहीं है, उनको वंचित रखा गया है, तो ऐसे समय में कोई महिला कैसे कल्पना कर सकती है, कैसे निडर होकर के आगे बढ़ सकती है। अगर इसको एक पल भी हम अपने मन में सोचें तो उस समय की स्थिति का जायजा लेने के लिए जो सिहरन अंदर पैदा होगी, उससे को तेज नाद आ जाएगी, एक काम करने की ललक बढ़ जाएगी। उन विषम परिस्थितियों में जहां हर परिस्थिति उनके विपरीत थी, पूरे रूढ़िवादी समाज की रूढ़िवादिता ने इतना दबाव बनाया हुआ था कि जीवन और मरण के बीच आदमी घूम रहा। ऐसी स्थिति में अपने आप को सजगता के साथ आगे बढ़ाना। यदि ज्योतिबा फुले जी के जीवन में वो बारात वाला घटनाक्रम नहीं होता और उस पे उनका रिएक्शन वैसा नहीं होता, सोचने को मजबूर नहीं होते, तो ज्योतिबा फुले जी ज्योतिबा फुले नहीं होते। यही बात है जो हम नहीं सोच रहे हैं। मानव के जीवन में सबसे पहले उसके मन में कल्पनाएं आती हैं। जब कल्पनाएं बार बार आती हैं तो विचार बन जाता है, और ये जब विचार बार बार आता है तो ये क्रियाशीलता में बदल जाता है, और जब ये क्रियाशीलता में बदलता है तो ये मानव का प्रारब्ध बन जाता है। किसी भी मानव को
अपना प्रारब्ध बनाने के लिए यही भावनाएं, यही विचार, यही महत्वपूर्ण है कि जो उसके जीवन को बदलता है। अगर आज हम में बदलाव नहीं है, या आज हमें उतना बदलाव नहीं है जिसकी आवश्यकता है, या आज हम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये केवल हमारे विचार ना होने की बात। अगर हमारा विचार उस तरफ उन्मुख होगा, हमारे विचारधारा उस तरफ जाएगी, सकारात्मक जाएगी, तो निश्चित तौर पे परिणाम बेहतर आएंगे। यही एक अंतर है जानवर में और मानव में, क्योंकि मानव सोच करके, समझ के आगे बढ़ सकता है। और जब हम धम्म को पढ़ते हैं तो तथागत बुद्ध ने बताया है कि केवल मानव के लिए ही ये संभव है कि वो चाहे तो अपने जीवन को गर्त में डाल दे और चाहे तो उन्नति पे पहुंचा दे। ये जानवरों के लिए संभव नहीं है। तो इतनी शक्ति जब आपको दी हुई है, मैं सादर अभिनंदन करता हूं जन्म उत्सव समिति की ओर से। साथियों, 2-3 बातों में अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत सारी बातें कही गई हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाने के लिए कई सुझाव आए कि इधर मनाना चाहिए, उधर मनाना चाहिए। मेरा कहना यह है, बराबर में मालीवाड़ा पूरा एक मोहल्ला है जो सैनी समुदाय का है, हमें उस मोहल्ले में उनके बीच में जाके इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए आगे सालों से। दूसरी बात, महिलाओं की बात करेंगे कि महिलाओं की उपस्थिति कम है। बड़ी बहन प्रज्ञा कीर्ति जी साधुवाद की बात है, और इसके साथ साथ वो एक ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती हैं और ऑफलाइन भी वो जगह जगह मीटिंगें करती हैं। यहाँ उपस्थित मैं सभी भाइयों से ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग इस बात को तैयार हैं कि अपने घर में 10-20 अपनी बहनें, अपने रिश्तेदारों की महिलाओं को बुला के और वो उनका कैटर करवाना चाहेंगे? अगर नहीं करवा सकते तो सावित्रीबाई का नाम लेने का अधिकार आपको नहीं है। और रही बात शिक्षा की, तो जन्म उत्सव समिति से मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज से 12 साल पुराने रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने 18 मोहल्लों का, बहुजन समाज के मोहल्लों का सर्वे कराया था। 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता। 9वीं क्लास में जब वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, फेल हो जाते हैं, पढ़ाई से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और उसके बाद कोई साइकिल टायर का पंचर लगा रहा है, कोई लगा रहा है, वहां वो दूसरे ऐबों में पड़ जाते हैं। 40 साल 42 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते जीवन लीला उनकी समाप्त हो चुकी होती है। नतीजा, उनके घर की जो महिलाएं हैं वो घरों में काम कर रही है, चौका बर्तन करा के अपने बच्चों को पाल रही है। इसको अगर सुधारना है तो जन्म उत्सव समिति, सामाजिक संगठनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक संगठन मोहल्लों का सर्वे करे और उन बच्चों, क्योंकि 8वीं तक जब फेल नहीं किया जा रहा तो बच्चों की स्थिति यह है कि यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। ठेकेदार साहब, आपके यहाँ चल रहा है, मैं जानता हूँ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थिति भी क्या है, मैंने भी पढ़ाया वहाँ शुरुआत में। अपने समाज के जो बच्चे, ग्रेजुएट करे हुए बच्चे आ रहे हैं, वो ठीक से फॉर्म नहीं भर पाते। कंपटीशन का मुकाबला तो क्या करेंगे, बहुत दूर की बात है। आप डीपीएससी के एक बच्चे से, 6ठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे से देखोगे तो वो RS अग्रवाल की रीजनिंग की वो किताब पढ़ रहा होगा जो यहाँ कंपटीशन का बच्चा SSC का CGL के लिए तैयारी कर रहा है। वो किताब 6ठी क्लास में वो वहाँ पढ़ रहा है। उस लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब 18 स्कूल आज से 150 पौने 200 साल पहले खोले जा सकते हैं, और उस पेशवाई व्यवस्था वाली जगह पे जिसका अंत हुआ था राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं हुआ, आज भी वहां दिखाई दे जाएंगे आपको सामाजिक चल के वो, तो क्या गाजियाबाद जैसी भूमि पे, जो बीबी मौर्य की भूमि है, बीबी मौर्य की भूमि है, ये गाजियाबाद के लोगों को किसी ने नहीं जगाया, बुद्धप्रिय मौर्य के जगाए हुए लोग हैं। यहाँ हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक संगठनों की बनती है, राजनीतिक संगठन नहीं करेगा। राजनीतिक संगठनों को जन्म उत्सव समिति देखती आ रही है। 1971 से ये समिति खड़ी हुई है, बहुत सारे संगठन आए, शीर्ष पे भी गए, उनको गिरता हुआ भी देख रही है, नए उठता हुआ भी देख रही है, उनको भी जाते देखेगी। पर जन्म उत्सव समिति बदस्तूर बनी हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक टीम तैयार करे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको अलग से उनकी एडिशनल क्लासेस, हमारे पास स्कूल है, हमारे पास बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे अम्बेडकर भवन है। इनमें क्या होगा, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार जाके सिर्फ 3 बार उठक बैठक कर ली, हाजी कर लिया आपने, बुद्धम धम्मम संगम, हो गया काम। अरे जितने बुद्ध विहार हुआ करते थे शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। अगर हम शिक्षा की ओर कार्य नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत सादर अभिनंदन, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम। आज से 194 साल पहले माता सावित्रीबाई फुले इस धरती पर आगमन हुआ, और उन्होंने इस धरती पर जो व्यवस्थाएं थी उन्हें परिवर्तित करने के लिए अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित किया। उनके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हम माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले को बाबा साहब ने दूसरे रूप में स्वीकार किया था, गुरु माता के रूप में। तो ये भी हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, जो चंद्रेश भाई ने की है ये बात बहुत क्रांतिकारी, और बदलाव की सीढ़ी यहीं से शुरू होती है। मैं इनकी बात से सहमत हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं
कि हम अगर दूसरों के कार्यों को ही गिनाने में पूरा समय और ऊर्जा और पैसा सब बर्बाद कर देंगे तो प्रोजेक्ट को बनाने में बचेगा क्या? इतने लंबे समय से हमारे मंचों पर हो क्या रहा है? बाबा साहब ने ये करा था, काशीराम ने ये करा था, ज्योतिबा फुले ने ये करा था, लेकिन मसला वही है कि हम क्या कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा कि दूसरों के कामों से प्रेरणा लो लेकिन अपने काम गिनाओ मंच के ऊपर। ये बहुत प्रेरणादायक है। मैं ये कहूंगा समाज से, जब 1848 में स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या है? जगह बचेगी न चिकित्सा के लिए जगह बचेगी। हम तड़प तड़प के मर जाएंगे और अनपढ़ होकर मर जाएंगे। हम इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद भी अपने साधन संसाधन खड़े नहीं कर पाए। आज भी हम सरकार के आगे हाथ फैलाने के लिए लड़ रहे हैं। यही तो कह रहे हैं शिक्षा क्यों महंगा कर रही है, हमसे शिक्षा छीनी जा रही है। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी जनसंख्या लेने के बावजूद भी ये दबा कुचला ऐसा है, भूखा नंगा समाज जिसे दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। 14 अप्रैल के पूरे अप्रैल के महीने में अन्य और भी समय ऐसे आते हैं, हजारों करोड़ों रुपए को गारत कर देता है ये समाज। लेकिन कभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, इंटर कॉलेज बनाने की बात नहीं करता, कभी हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं करता, कभी उद्योग लगाने की बात नहीं करता। परिवर्तन आएगा कैसे? हमारी जो नीड है, हमारी जो आवश्यकता है, जब हम उनके लिए दूसरों पर आश्रित रहेंगे तो हम तो भिखमंगे ही बने रहेंगे। हमें खुद में बदलाव करने की आवश्यकता है। हम जिस ऊर्जा को, मैं आज इस उम्र में हूं, बाबूजी इस उम्र में काम शुरू किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र से काम शुरू किया।